अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो पांडा स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में और उसकी कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज़ देखी थी। कॉलम के साथ किस तरह काम करना है, सीरीज़ के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, क्या मेथड्स हैं, ठीक है। और हमने ये कंडीशनल डेटा मैनिपुलेशन लास्ट टाइम देख रहे थे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें कोई कंडीशन वाइज डेटा अपने कॉलम में लाना हो तो हम उसके लिए 3 तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो कैलकुलेशन थी वो सिंपल सी थी। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस करवा दिया, जो भी हमारे पास ऑपरेशन थे हमने सिंपली बहुत आराम से इनको असाइन करवा दिए थे, वो ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिए थे। लेकिन अगर हमें कोई कंडीशन के लिहाज से कुछ आउटपुट लाना हो हमने अपने कॉलम के अंदर या डेटा फ्रेम के अंदर, तो उसके लिए 3 तरीके होते हैं। कौन कौन से थे? लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और लैम्डा फंक्शंस और फंक्शंस, ठीक है। तो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन हमने लास्ट टाइम देख लिया था, ठीक है। एक बार तो जल्दी से उसको देख लेते हैं कि हमने क्या किया था। DF ग्रेड्स लिखा था, ठीक है। इसका मतलब क्या था, मैं एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ ग्रेड्स के नाम का, और राइट साइड में मैंने क्या किया, इसकी सारी लॉजिक लिखी। तो हमने क्या देखा था, हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन होती है कि हमें सबसे पहली चीज़ क्या लिखनी होती है, फॉर लूप लिखनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, अगर वो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उस कंडीशन के ट्रू होने पे जो आउटपुट देना होता है वो कहाँ लिखते हैं, हम इफ़ से पहले लिखते हैं, ठीक है। और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम एल्स पे जाते हैं, और एल्स के ट्रू होने पे जो लिखवाना होता है, जो भी चीज़ लेकर आनी होती है, उसको हम एल्स के बाद लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही किया हमने कि भाई यहाँ पे लूप लगाया मैंने। ये लूप क्या कर रहा था, मेरी बारी बारी परसेंटेजेस को लेकर आ रहा था उस कॉलम से निकाल कर, सही। अच्छा, फिर क्या किया हमने, उस पर कंडीशन लगाई कि भाई अगर कंडीशन हमारी 80 से अबव हो, कंडीशन परसेंटेज अगर 80 या 80 से अबव हो तो क्या कर दो, उसको A+ असाइन कर दो। लेकिन ये कब काम करेगा, जब हमारी ये इफ़ की कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, ठीक है। एंड सो ऑन, हमने सारी कंडीशन को इस तरीके से लिख लिया था, ठीक है। तो हमारे पास उसके ग्रेड्स भी आ गए थे। अब यही काम हम करने लगे हैं किसकी मदद से, लैम्डा फंक्शन की मदद से भी करेंगे और नॉर्मल फंक्शन की मदद से भी करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि लैम्डा फंक्शन किस तरह काम करेगा। सॉरी। तो हमें क्या करना होगा, आपको मालूम है, अगर मैं लिखता हूँ DF और DF करके मुझे कौन सा कॉलम उठाना है, परसेंटेज का कॉलम उठाना है। तो मैंने DF डॉट परसेंटेज लिखा, ठीक है। तो चलो देखें, मुझे सारी परसेंटेजेस मिल रही हैं यहाँ पे, ये 35, 61.5, 34, ये सारी परसेंटेजेस हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पर इसके अकॉर्डिंगली कंडीशन अप्लाई करनी है। तो मैंने इसके आगे एक और चीज़ लिखनी है, मैं लिखूँगा डॉट अप्लाई, क्या करो, परसेंटेज पर अप्लाई करो। किसको अप्लाई करो, अब आगे हम क्या करेंगे, इस तरह का ब्रैकेट बनाएंगे और आगे फिर क्या करेंगे, अपने लैम्डा फंक्शन को यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है। तो एक बार तो जल्दी से हम करते हैं। मैंने लिखा लैम्डा और मैंने P दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर जब मैंने लैम्डा P लिखा ना, P की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, पहली बात, ठीक है। लैम्डा का आपको सिंटेक्स थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। लैम्डा के बाद हम क्या करते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, और वेरिएबल एक्चुअली हम उतने ही लिखते हैं जितनी हमें नीड होती है। तो ज़रा मुझे बताएं, मुझे कितनी वेरिएबल्स की नीड है। मुझे तो बस इसमें से क्या चाहिए, बारी बारी परसेंटेज चाहिए। तो मेरे लिए एक वेरिएबल भी काफ़ी है, उसको मैंने P बोल दिया, ठीक है। X बोल दें, A बोल दें, आपकी मर्ज़ी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे वही डिसीजन मेकिंग करनी है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करना है मुझे, समझ रहे हैं बात को। तो याद रखें, जिस तरह हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में ये कंडीशनल स्टेटमेंट की बात की थी ना, यहाँ से यहाँ तक की, हमारी जो लैम्डा वाली फंक्शनैलिटी है उसमें भी यही कंडीशन सेम रहने वाली हैं, ठीक है। बस उसमें फॉर लूप नहीं लगेगा हमारे पास लैम्डा में, लैम्डा फंक्शन के अंदर फॉर लूप नहीं लगेगा, बट डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इतना पार्ट लिखेंगे, सही है। तो एक बार तो इसको लिखते हैं ज़रा जल्दी से, ठीक है। मैंने लिखा इफ़ P इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, और इस कंडीशन के ट्रू होने पे मुझे क्या लिखवाना है, मुझे क्या साइन करवाना है भाई, A+। तो मैंने A+ लिख दिया। अदरवाइज़ मैंने क्या बोला, एल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो क्या करो, एल्स में जाओ, ठीक है। अच्छा, एल्स में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं नेक्स्ट लाइन पर आ जाता हूँ, ठीक है। मैं नेक्स्ट लाइन पर आ गया और मैं इसको बोलता हूँ क्या करो,
ए लाओ, ठीक है, कब? अगर जो परसेंटेज है वो क्या हो, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 70 हो, ठीक है। फिर मैंने एल्स लिख दिया, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पर गया और क्या लिखा मैंने कि क्या असाइन करवाना है भाई, अब भी असाइन करवाना है, कब? अगर परसेंटेज क्या हो, ग्रेटर देन हो या बराबर हो 60 के। ये बात समझ रहे हैं? अगर परसेंटेज 80 या 80 से अबव हो तो क्या करो, उसको A+ असाइन करो। अगर परसेंटेज, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कहाँ जाएगा वो, एल्स में आएगा। लेकिन एल्स पे जैसे ही आएगा तो उसको पता चलेगा भाई वहाँ पे तो एक और कंडीशन लिखी हुई है, तो इस कंडीशन को चेक करेगा वो, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ए दे देगा, अदरवाइज़ वो एल्स पे आएगा। एल्स में आएगा तो दोबारा से क्या मिलेगी, पूरी एक इफ़ की कंडीशन मिलेगी जो हमने लिखा हुआ है कि 60 या 60 से अबव हो तो बी असाइन कर दो, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2-3 कंडीशन और लिख लेते हैं जल्दी से। सी असाइन कर दो अगर क्या हो, इफ़ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 हो। एल्स, और हम डी लिख लेते हैं, उसके बाद फेल कर देंगे। इफ़ पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, ठीक है। एल्स के बाद इसको बोल दिया, सॉरी, फेल। एल्स पे क्या करो, फेल कर दो। मतलब अगर किसी की डी तक के परसेंटेज है तो उसको, सॉरी, अगर 40 तक के परसेंटेज है तो उसको डी ग्रेड मिल जाएगा, लेकिन 40 से नीचे वाले को हम कंसिडर कर रहे हैं कि सब के सब क्या हैं, फेल हैं, ठीक है। तो बस मैंने इतना काम करना है, ठीक है। ज़रा देखें इसका आउटपुट, इसको चलाया मैंने, ठीक है। और एक काम करते हैं हम ना, DF को भी प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है, DF डॉट परसेंटेज को, ठीक है। तो ज़रा देखें 35 क्या लाएगा, इस पर फेल लाएगा, सही है। 40 से नीचे है ना तो फेल ले आया। अच्छा 61.5 क्या बनता है इसका ग्रेड, बी बनता है, बी ले आया। और 34 अगेन ये भी क्या है, फेल लेकर आ रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो काम बिल्कुल उसी तरीके से कर रहा है जिस तरह हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन वाली फंक्शनैलिटी यहाँ पे अप्लाई की थी, सही है। लेकिन लैम्डा फंक्शन भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, हमारी चॉइस होती है, ठीक है, जिसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी आप वो कर सकते हैं। अच्छा लेकिन एक बात बताएं, क्या मैंने इस फंक्शनैलिटी को अपने डेटा फ्रेम में अभी असाइन किया, डेटा फ्रेम में इसको स्टोर करवाया? नहीं करवाया। अभी ये सिर्फ रन टाइम में दिखा रहा है कि आप जब हमने इसको इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें ये आउटपुट देखने को मिलेगा। तो मुझे अगर इसको डेटा फ्रेम में वापसी असाइन भी करवाना है, स्टोर भी करवाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? मैं आऊँगा लेफ़्ट पर, DF लिखूँगा, ब्रैकेट्स बनाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पे क्या करूँगा, कॉलम का नाम लिखूँगा, ठीक है। तो बताएं कोई कॉलम का नाम। लेट से मैं लिखता हूँ ग्रेड्स विथ लैम्डा। मैंने इसका नाम दे दिया कि भाई ये ग्रेड्स निकाले गए किसकी मदद से, लैम्डा की मदद से निकाले गए, ठीक है। तो ये इसका कॉलम का नाम रख देगा। एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अगेन इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी बार बार, वो इसलिए क्योंकि पांडास बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रही होती है, ये लाइब्रेरी बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है। तो इसमें पुराने फंक्शनैलिटी की वजह, मतलब पुरानी फंक्शनैलिटी को न्यू तरीके से लिखने के तरीके मौजूद होते हैं। हर अपडेट के अंदर क्या होता है, कोई ना कोई पुरानी फंक्शनैलिटी को लिखने का कोई नया तरीका इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये कुछ इस तरह की हमें चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन अभी हमारा काम इससे चल रहा है फ़िलहाल। तो देखें अब की मर्तबा अगर मैं DF को प्रिंट करूँ तो क्या हुआ, हमारे ग्रेड्स विथ लैम्डा वाला कॉलम आ गया। अच्छा ऊपर वाला कहाँ चला गया, ये क्यों नहीं आया? अच्छा इसको हमने एग्जीक्यूट ही नहीं किया हुआ, ठीक है। इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, सही है। इसको भी एग्जीक्यूट कर लिया, दोबारा से डेटा फ्रेम को हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ज़रा देखें ग्रेड्स विथ लैम्डा आ गया और सिंपल ग्रेड्स आ गए जो कि हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से निकाले थे, ठीक है। तो हमारे पास दोनों ही क्या हैं, सेम आ रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। कंडीशन चूँकि हमारी बिल्कुल सेम है, ठीक है। लास्ट क्या है हमारे पास कि आउटलाइन फंक्शन हमने बनाना है। सिंपल क्या करना है, जिस तरह फंक्शन बनाया करते थे ना वो हमने फंक्शन बनाना है। चलें जल्दी से हम बना दें। और मैं काम करता हूँ, मैं इसी चीज़ को ज़रा कॉपी कर लेता हूँ। मैं आया, मैंने यहाँ पे लिखा डेफ। फंक्शन बनाने के लिए हमने डेफ लिखना होता है, और क्या करते हैं फंक्शन का नाम, लेट्स हम इसको बोलता हूँ असाइन ग्रेड्स, ठीक है। फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं असाइन
ग्रेड्स, और इसमें पैरामीटर को रखता हूँ पी। इसको क्या मिलेगी, पी मतलब परसेंटेज मिलेगी इसको, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, अब हमने सारी डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। बताता हूँ मैं नॉर्मल जिस तरीके से हम इफ़ एलिफ का यूज़ किया करते थे ना, अब हमने वो वाली चीज़ करनी है। तो अगर हमारी परसेंटेज क्या हो, ग्रेटर देन हो या बराबर हो 80 के, तो हम क्या बोलेंगे, रिटर्न करो क्या, ए प्लस। समझ रहे हैं? अच्छा, सेकंड नंबर पे क्या आता है हमारे पास, एलिफ आता है, ठीक है। पहले इफ आता है, फिर बाकी सारे क्या होते हैं, एलिफ होते हैं, और लास्ट में एल्स आता है। तो एलिफ आ गया यहाँ पर, और फिर मैंने यहाँ पे इसको कॉलन दिया और आगे गया, यहाँ पे ए लिख दिया। सही है भाई, समझ रहे हैं? अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे भी एलिफ लिखा, ठीक है। और जब हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमें क्या करवाना है, बी को रिटर्न करवा देना है, ठीक है। सिमिलरली क्या था, अगर हमारे पास ये 50 से अबव हो तो क्या बोले थे हम इसको, सी, ठीक है। और अगर ये हमारे पास 40 से अबव तो क्या बोल रहे थे इसको, डी बोल रहे थे, ठीक है। और एल्स में क्या बोल देंगे, फेल बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, लेकिन रिटर्न करना हमने, सही है। क्या करेंगे हम इनको रिटर्न करेंगे, चूँकि हमने प्रिंट नहीं करवाना, हमें क्या करना है, एक्चुअल ग्रेड्स को असाइन करवाना है, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यहाँ पे रिटर्न का यूज़ किया, ठीक है भाई। सिंपल से हमने क्या किया, फंक्शन बनाया और इसमें पैरामीटर रख दिया था। जी बोले जी, और रिटर्न दोनों चीज़ें डाल लें। देखिए नहीं, एल्स तो ना ये बताएगा कि भाई अगर आपके पास ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं चली ना तो उसको एल्स पे ले आओ, ठीक है। लेकिन रिटर्न करने का मतलब क्या है कि भाई ये जो चीज़ है ना आगे वाली, इसको मैं एक्चुअली कहीं सेव करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस आगे वाली को सिर्फ प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, इसको कहीं पे मैं सेव करना चाह रहा हूँ। इसी वजह से हम यहाँ पे रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? चलें एग्जीक्यूट करते हैं इसको, और अब देखते हैं कि हमने इस वाली चीज़ को किस तरह से यूज़ करना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले मैं वही कॉलम का नाम लिखूँगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ DF, और मैं एक न्यू कॉलम बना रहा हूँ फर्दर, ठीक है। इसको नाम देता हूँ ग्रेड्स विथ FN लिख देता हूँ, ठीक है। फंक्शन ग्रेड्स विथ फंक्शन, मतलब आप समझ जाएंगे मैं एक्चुअल बस डिफरेंट कॉलम्स का नाम देना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूँगा, मुझे ये कंडीशन, समझिएगा बात को, मुझे ये कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, नहीं समझा दोबारा, मैंने ये कंडीशन सारी अप्लाई करनी है ना भाई, कि या तो ये कंडीशन होगी, या तो ये कंडीशन ट्रू होगी, या तो ये वाली कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन पी में आएगा क्या, परसेंटेज आएगी, समझ रहे, परसेंटेज आएगी। तो इसीलिए मुझे ये वाला फार्मूला, मुझे ये वाला फंक्शन अप्लाई करना होगा कहाँ पर, परसेंटेज के कॉलम के ऊपर। ये बात समझ रहे हैं, चूँकि हमारी डिसीजन मेकिंग किस कॉलम के बिहाफ पे होने वाली है, परसेंटेज के बिहाफ पे, ठीक है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट यूँ लिख देंगे DF डॉट अप्लाई, ये काम नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे परसेंटेज डॉट अप्लाई, ठीक है। कि क्या करो, डेटा फ्रेम में जाओ, वहाँ से परसेंटेज का कॉलम निकालो और फिर उस पर क्या करो, अप्लाई करो, ठीक है। ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ पर हमने सिर्फ क्या करना है, फंक्शन का नाम बताना है, बस ब्रैकेट नहीं बनाना यहाँ पर, ठीक है। पांडास का थोड़ा सा जो सिंटेक्स है वो कहीं कहीं थोड़ा सा देखने को डिफरेंट मिलेगा हमें, ठीक है। कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंटली काम कर रहा होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं ज़रा इसको। इसी वजह से मतलब यहाँ पे क्या किया है मैंने, थोड़ा सा इसका सिंटेक्स डिफरेंट होने की वजह से सिंपल सिर्फ फंक्शन का नाम लिखा है। जी बस 1 मिनट, ठीक है। चलें देखें जल्दी से, हाँ बस 1 मिनट दिएगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखें इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या हुआ, एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें, ग्रेड्स विद फंक्शन का कॉलम भी बन गया, और अगेन उसने क्या किया, मेरे उसी कंडीशंस को दोबारा से अप्लाई कर दिया। समझ रहे हैं? तो ये 3 तरीके होते हैं जिसकी मदद से हम कोई कंडीशनल या डिसीजन मेकिंग करते हैं अपने डेटा फ्रेम पर।
खैर, तो ये 3 तरीके थे भाई, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से हम किसी कंडीशनल वाले पार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम के अंदर, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन अगर आता है तो अच्छी बात है, मतलब अगर आप उस पर हाथ साफ है तो सही है। लैम्डा फंक्शन की मदद से भी कर सकते हैं, वरना एटलीस्ट आपको नॉर्मल फंक्शन तो आता ही है। नॉर्मल फंक्शन बनाना ये तो आपको एटलीस्ट पता ही है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी लॉजिक को उस नॉर्मल फंक्शन में लिखेंगे और फिर अपने कॉलम पर अप्लाई कर देंगे। हाँ, लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कॉलम की लोकेशन बोल रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा था, अभी दोबारा इसको देखते हैं, ठीक है। लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं और रीनेम भी कर सकते हैं, रीनेम भी कर सकते हैं कॉलम्स के नेम को, ठीक है। कॉलम्स के नेम को रीनेम भी कर सकते हैं, अभी देखते हैं, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं पहले, और क्या करना है, हमने कॉलम्स को रीनेम करना है। लेट से मैं लिखता हूँ df.columns, एक एट्रीब्यूट है मेरे पास कॉलम्स का, ठीक है, जिसमें क्या होगा, मुझे ये सारे के सारे नेम्स मिल जाएंगे, सही है। अब लेट से कि मेरे पास जो ये नमपाई वाले मार्क्स है ना, इसमें एक स्पेस आ रही है। सिमिलरली पाइथन के मार्क्स हैं, इसमें क्या आ रही है, इसमें भी स्पेस आ रही है। ऑब्टेन्ड मार्क्स, इसमें भी स्पेस आ रही है, एंड सो ऑन। मतलब हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स के साथ उनके नेम्स में स्पेस आ रही है। तो मैं चाह रहा हूँ इनकी स्पेस को ख़त्म कर दूँ और मर्ज करके लिख दूँ, ठीक है। क्या करूँ, इनको स्पेस ख़त्म करूँ और मर्ज करके इनके नेम्स को लिख दूँ, सही है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इन्हीं को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ तक के सारे नेम्स को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। क्या करना होगा, मैंने df लिखा, एक स्क्वायर ब्रैकेट बनाया, ठीक है, और उसमें मैंने अपनी ये वाली वैल्यूज़ लिख दी, सही है भाई। तो मैं 2 ब्रैकेट्स में क्यों लिख रहा हूँ, कोई बताएगा? हाँ भाई, 2 ब्रैकेट में लिखने की वजह क्या है, 2 ब्रैकेट्स का क्यों यूज़ कर रहा हूँ जी? असल में अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे ना, तो हमें फिर ये 2 ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स निकाल रहे हैं ना हम, एक से ज़्यादा कॉलम्स को अगर हम गेट करें, भले 2 हों या 2 से ज़्यादा हों कॉलम्स, तो हमें फिर 2 ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा, सही है। अभी इसको बता भी देता हूँ मैं। लेट से मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इस ब्रैकेट को हटाया और वहाँ से उस ब्रैकेट को हटाया, ठीक है। सिंगल ब्रैकेट हो गए। अब देखें ज़रा क्या बोल रहा है, की एरर, मतलब समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है, ठीक है। की एरर मतलब उसको जो हम की निकालना चाह रहे हैं, मतलब हम कॉलम्स के नाम दे रहे हैं, वो कॉलम्स के नाम क्या है, एक्चुअली कीज़ होती हैं। देखा था ना पीछे, डिक्शनरी से लोड हो रहा था डेटा, तो उसको वो समझ नहीं पा रहा कि की एरर मतलब उसको की ही नहीं मिल रही, समझ रहे हैं। और ऐसा सिर्फ क्यों हो रहा है, ऐसा सिर्फ सिंगल ब्रैकेट यूज़ करने की वजह से हो रहा है। तो अगर वापसी में क्या करूँ, इन ब्रैकेट्स को लगा दूँ और अब की मरतबा इनको मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो देख रहे हैं वो सारा का सारा डेटा मेरा निकल कर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करना था, हमने तो इनके स्पेसेस ख़त्म करनी थी, तो मैंने लेट से यहाँ से स्पेस ख़त्म कर दी। पाइथन मार्क्स में आया, इसकी स्पेस भी ख़त्म कर दी। मैं टोटल मार्क्स में आया, इसकी स्पेस ख़त्म करी। ऑब्टेन्ड मार्क्स में आया, इसकी भी स्पेस मैंने ख़त्म कर दी, सही है भाई। अच्छा, एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है ये, नमपाई मार्क्स, इसको नहीं समझ आ रही कि वो क्या चीज़ है। पाइथन मार्क्स समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ है, बिल्कुल ऐसी बात है, इसको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, हमने स्पेस ख़त्म करके डेटा निकालना है या अपने जो ओरिजिनल नेम्स हैं उनको चेंज करना है। देखें, अगर मैं इनकी मदद से डेटा को निकालना चाहूँगा ना तो नहीं निकालेगा, क्योंकि इस नाम का कॉलम मौजूद ही नहीं है मेरे डेटा सेट में, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इनका नाम चेंज करके क्या करना है, उस जगह चेंज करवाना है, ठीक है। मतलब मुझे जो ओरिजिनल वाला डेटा है ना, उसमें मुझे क्या करना है, चेंज करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा df इक्वल्स टू इस तरीके से, ठीक है। देख रहे हैं इस तरीके से होगा ये, वो वाला तरीका शायद, हाँ, डॉट रीनेम करके होगा, सही है, ठीक है। इसको देखते हैं आपसे, तो रन करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अच्छा भाई, df.rename लिखा, ठीक है। आगे क्या किया, कॉलम्स, और कॉलम्स के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड नेम का यहाँ पे ओल्ड नेम यहाँ पास करना पड़ेगा। तो ओल्ड नेम क्या है मेरा, नमपाई मार्क्स, ठीक है। यहाँ लिख दिया उस नाम को, और इसको किस तरीके से चेंज करना है, नमपाई मार्क्स विदाउट
स्पेस इस तरीके से, ठीक है। अच्छा पहले एक को चेंज करके देखते हैं। तो क्या किया इसने, नंपाई मार्क्स को हमारे इस तरीके से लाकर दिखा दिया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, अभी ये जो चेंज हुआ है ना, ये परमानेंट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसने एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही क्या किया, फ़ौरन से आउटपुट दिखा दिया है, तो ये परमानेंट चेंज नहीं हुआ। तो इसलिए अगर मैं DF जाके नीचे प्रिंट करूँगा तो नंपाई के अंदर दोबारा से मुझे स्पेस देखने को मिल रही है, सही है। तो इसका सही तरीका क्या होगा कि हम क्या करें, यहाँ पे कॉमा लगा के एक इन प्लेस वाला पैरामीटर होता है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे। तो क्या होगा, जहाँ पर जिस लोकेशन पे मेरा ये वाला डेटा सेव हुआ है ना, वहाँ पे जाकर क्या करेगा, उस चेंज को परमानेंट कर देगा ये, ठीक है। तो एग्जीक्यूट किया, अब देख रहे हैं आउटपुट नहीं दिखाया उसने। तो अब की मरतबा अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या हुआ, उसने हमें अब परमानेंट चेंज करके दे दिया है। नहीं, ओवरऑल पाइथन में होता पांडास की ये फंक्शनैलिटी है, ठीक है, इन प्लेस वाली चीज़, ठीक है। और ये हमेशा याद रखिएगा कहाँ पे चलता है, ये मेथड्स पे अप्लाई हो रहा होता है ये, ठीक है, मेथड्स पे चलता है ये, ठीक है। एट्रीब्यूट्स वगैरह पे काम नहीं करेगा, और नॉर्मल जो हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हैं उस पर भी वाली चीज़ काम नहीं करेगी। जब भी ये यूज़ करना पहले पांडा या फिर इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दोबारा क्या चीज़, जब भी इन प्लेस जो है इसको यूज़ करना होगा तो हमें इसके लिए पहले पांडा को अपना इंपोर्ट करना पड़ेगा। पांडास के अंदर ही काम करेगा ये, ठीक है। पांडा इंपोर्ट होगी पांडास, बिल्कुल पांडास इंपोर्ट होगी हमेशा जब ये आपकी फंक्शनलिटी वाली सारी काम करेंगी, सही है भाई। तो हमने क्या किया, इस तरीके से रीनेम कर लिया। अगर और कॉलम्स को रीनेम करना है तो क्या करेंगे, कॉमा लगाकर आगे फिर वो वाले कॉलम्स भी पास कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आज थोड़ा सा एक डेटा सेट पे काम करेंगे, इंश्योरेंस का डेटा सेट है, ठीक है। तो उस पर कुछ ऑपरेशंस हैं, हम देखते हैं किस तरीके से हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो वाले उस इंश्योरेंस के डेटा सेट पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने यहाँ पे फाइल डाली हुई नहीं डाली हुई, मूवीज़ की पड़ी हुई है, एम्प्लॉयज़ की पड़ी हुई है, एक मिनट, इंश्योरेंस की सही है भाई। इंश्योरेंस की क्या आ गई है, CSV फाइल आ गई है। चलें डेटा को लोड करते हैं। सबसे पहले हमें तो वही लिखना होता है, इंपोर्ट पांडास एस PD, ठीक है। लेकिन चूँकि मैंने ये वाली लाइन सबसे ऊपर टॉप पे लिखी हुई है और मैं सारी सेल को रन कर चुका हूँ, ठीक है, तो मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा ज़रा PD.read, अब जब मैं रीड यहाँ पे करूँगा ना, जब मैं PD.read करूँगा, ठीक है, तो ज़रा देखिएगा मुझे यहाँ पे कितनी सारे ये फंक्शंस दिखा रहा है। हम क्या कर सकते हैं, क्लिपबोर्ड से भी डेटा को रीड करवा सकते हैं, CSV से रीड करवा सकते हैं, एक्सेल से रीड करवा सकते हैं। CSV पता है ना क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ कॉमा से सेपरेट हुई हुई होती हैं, ठीक है। एक्सेल से करवा सकते हैं, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, जेसन वगैरह, पिकल और SQL से, ठीक है। बहुत सारी तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को फेच करवा सकते हैं, ठीक है। और हम देखेंगे आगे जाकर कि हम केगल की API को यूज़ करते हुए किस तरीके से डेटा सेट को इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। केगल पे क्या पड़ा होता है, सारे डेटा सेट्स पड़े होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसकी जस्ट API को यूज़ करेंगे और अपने इस रीड वाले मेथड को यूज़ करते हुए, रीड वाले फंक्शन को यूज़ करते हुए वहाँ से डायरेक्ट डेटा को फेच कर लेंगे बगैर डाउनलोड किए, ठीक है। खैर अभी हम काम कर रहे हैं किस पे, अभी हमारी फ़ाइल का नाम क्या है, इंश्योरेंस CSV, मेरी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाली फ़ाइल है वाली। तो मैं क्या करूँगा, अंडरस्कोर मैंने लिखा CSV, ठीक है। और मैंने आगे क्या वाज किया, मैंने आगे इंश्योरेंस CSV का नाम दे दिया, ठीक है। क्या करो, रीड CSV करो, किस फाइल को, इंश्योरेंस की CSV फाइल को, ठीक है। और क्या करेंगे, हम इसको हाथ के हाथ किसी जगह सेव भी कर लेते हैं। तो लेट से मैं इसको INS बोल देता हूँ, ठीक है। इस डेटा फ्रेम को क्या नाम दे रहा हूँ मैं, इंश्योरेंस का शॉर्टकट देता हूँ INS, ठीक है। वैसे मर्ज़ी है, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है भाई। एग्जीक्यूट किया और प्रिंट कर लेते हैं ज़रा इंश्योरेंस को, ठीक है। तो ज़रा देख रहे हैं किस तरीके से दिखा रहा है, कितनी रोज़ है इसके अंदर, टोटल 38 टोटल रोज़ हैं, और कितने कॉलम्स हैं,
7 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो हमें क्या दिख रहा है, एक बहुत सारा डेटा दिख रहा है, देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स इसने क्या किया हुआ यहाँ पे इस तरीके की सॉरी इस तरह से इसने लाइन्स बनाई, कॉमा बनाया हुआ है, डॉट डॉट बना के शो किया हुआ है, ताकि क्या हो सके पूरा डेटा अगर उसने शो कर दिया तो क्या होगा, हम सिर्फ स्क्रॉल ही करते रह जाएंगे, समझ रहे हैं। तो इसलिए उसने क्या किया, टॉप का 5 रोज़ का डेटा ला के दे दिया और एंड के 5 रोज़ का डेटा लाकर उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। सही है, यहाँ तक समझ आ रही है। अगर मुझे एक्सेल से रीड करना होता है, एक्सेल से डेटा को लोड करना होता तो हम क्या करते, फिर उसको pd.read_excel करते। सही है, समझ रहे हैं। तो जिस जगह से हमने डेटा लाना है उसी लिहाज से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को लिख रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखें, अब एक ना हमारे पास हेड होता है, वो क्या बताता है हमें, लेट्स मैं लिखता हूँ ins.head और मैंने ब्रैकेट्स बना दिया, ठीक है। तो ज़रा देखें ये क्या कर रहा है, ये मुझे ना डेटा का एक ओवरव्यू के तौर पे स्टार्टिंग की 5 रोज़ का डेटा लाकर दे रहा है, ठीक है। ओवरव्यू बताने के लिए या डेटा का आइडिया देने के लिए क्या कर रहा है, मुझे ये 5 रोज़ का डेटा लाकर दे रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग से, बिल्कुल कहाँ से ला रहा है डेटा, स्टार्टिंग से। सही है। तो इससे क्या होगा, हमें आइडिया हो जाता है कि भाई हमारे जो डेटा सेट है ना उसमें किस तरह की वैल्यूज़ हमें देखने को मिलने वाली हैं, ठीक है, और कौन कौन से कॉलम्स उसमें मौजूद हैं। सही है। जैसे भी मैंने डायरेक्ट डेटा को प्रिंट करवाया था इंश्योरेंस को, तो देख रहे हैं थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स तो है नहीं, लेकिन नॉन रिप्रेजेंटेबल फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। लेकिन जब हमने उसी को हेड करके निकाला तो क्या हुआ, एक तो कम डेटा आया और एक प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली अगर हमें डेटा का एंड से आइडिया करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, अब एंड की 5 रोज़ का डेटा ले आएगा, ठीक है। और आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा भाई डेटा किस तरह का मौजूद है। एक और चीज़ देखें ज़रा कि हेड बाय डिफ़ॉल्ट कितनी डेटा पॉइंट्स लाता है, कितनी रोज़ को लेकर आता है, 5 को लाता है, बाय डिफ़ॉल्ट 5 रोज़ को लेकर आता है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा है और या कम भी डेटा को मंगवा सकता हूँ। तो लेट्स मैंने लिखा insurance.head और यहाँ पे मैंने लिखा 3 लेट्स है, ठीक है। तो क्या करेगा ये, अब ये 3 रोज़ का डेटा ले आएगा, स्टार्टिंग की 3 रोज़ का डेटा ले आएगा, सही है। और अगर मैंने ज़्यादा लिखा होगा नंबर तो क्या करेगा, जब भी ये उसी लिहाज से हमारे डेटा को स्टार्टिंग से लेकर आ जाएगा, सही है। तो मैंने 10 पास किया तो उसने क्या किया, मुझे स्टार्टिंग की 10 रोज़ का डेटा लाकर दे दिया, ठीक है। सिमिलरली टेल भी क्या करेगा, बिल्कुल इसी तरीके से काम करेगा। अगर हमने इसमें कोई नंबर पास कर दिया तो फिर उसी लिहाज से रोज़ को डेटा लेकर आ जाएगा, ठीक है। चलें, सैम्पल क्या करता है, सैम्पल हमारे पास रैंडम डेटा लेकर आता है। क्या करता है, रैंडम डेटा लेकर आएगा, ठीक है। लेट से मैंने लिखा insurance.sample, ठीक है, मेथड है, एग्जीक्यूट किया तो क्या कर रहा है, ये हमारे पास एक ही रो का डेटा लेकर आ रहा है, सही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कितनी रोज़ का डेटा लाऊं। बाय डिफ़ॉल्ट कितनी रोज़ का डेटा ला रहा है, ये 1 रो का डेटा लेकर आ रहा है। लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ कि मेरी 5 रोज़ का डेटा लेकर आओ, तो क्या करेगा, ये पूरे डेटा सेट में जाएगा और रैंडमली 5 रोज़ को उठा के ले आएगा, सही है। तो देख रहे हैं ये जो आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पर नंबर देखने को मिल रहा है, क्या है ये एक्चुअली इंडेक्स है, मतलब इस रो से कॉलम उठा के इस रो का डेटा लेकर आ रही है, ठीक है। तो रो नंबर कौन सी हो गई, ये 942। एक्चुअली होगी क्या ये, वैसे तो 943 रो होगी, ये 943 रो होगी, क्योंकि भाई देखें इंडेक्स के हिसाब से ला रहा है ना, तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो नॉर्मली तो क्या होगी 943 रो होगी ये, लेकिन इंडेक्स के लिहाज से क्या है ये इसका नंबर 942 रो। सिमिलरली ये क्या किया इसने, आपको इस तरीके से एक डेटा का ओवरव्यू ला के दे दिया, लेकिन ये क्या है, रैंडम आपका डेटा आपको देखने को मिल रहा है, सही है। हाँ, ये रो के लिहाज से काम करेगा, ठीक है, लेकिन सारे कॉलम्स लाएगा ये, ठीक है, सारे कॉलम्स का डेटा ला रहा होगा। चलें, इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास ना क्या होता है, लेट से एक इन्फो का मेथड होता है, ठीक है। मैंने क्या किया, इंश्योरेंस पे एक इन्फो का मेथड चलाया। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना, तो ये समझ लें मेरा जो डेटा है ना उसको एक तरह से समराइज़ करके ला देगा, ठीक है। क्या कर रहा है, उस डेटा को समराइज़ करके ला के दे देगा, या उसकी थोड़ी डिटेल में मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अब ज़रा समझते हैं इसको कि क्या बता रहा है भाई, कि हमारा जो डेटा वो किस तरह का है, डेटा फ्रेम है, वो सिंगल कॉलम नहीं है, उसमें क्या है एक से ज़्यादा कॉलम्स मौजूद हैं, और उसी चीज़ को क्या बोला जाता है, डेटा फ्रेम, ठीक है। अच्छा, रेंज इंडेक्स क्या है कि 13, 38 क्या है इसमें टोटल, हाँ रोज़ हैं,
या हाँ एंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो कि इंडेक्स वाइज कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 1337 तक। सही है। अच्छा, डेटा के कॉलम्स, टोटल कितने कॉलम्स हैं भाई, 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से कॉलम्स हैं, अब देखें इसने क्या किया, यहाँ पे हमें फर्दर समराइज करके बता दिया। एज का कॉलम है, ठीक है, जेंडर का कॉलम है, बीएमआई का कॉलम है, ठीक है, चिल्ड्रन है, स्मोकर है, रीजन है और एक्सपेंसेस हैं। तो क्या किया इसने, हमें हर कॉलम का नाम भी बता दिया। अच्छा, फर्दर देखें, राइट साइड पे सेकंड कॉलम क्या है, नॉन नल काउंट, ठीक है, मतलब कि हमारा जो डेटा है ना उसमें कोई नल वैल्यूज़ या कोई एम्प्टी वैल्यूज़ या कोई एम्प्टी सेल्स मौजूद हैं, वो हमें बता रहा है, ठीक है। नॉन नल काउंट्स मतलब कोई भी वो वाले काउंट्स जिसमें हमारे पास डेटा एम्प्टी मौजूद नहीं है। लेट से मुझे एक बात बताता हूँ, एक कॉलम है उसमें 1000 डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है, उस कॉलम में कितने डेटा पॉइंट्स हैं, 1000 हैं, ठीक है, और टोटली 1000 मतलब टोटली क्या है, उसमें टोटल 1000 डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं और उनमें कोई भी एम्प्टी वैल्यू मौजूद नहीं है, ठीक है। हमने देखा था ना, एक NaN करके डेटा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, नोट अ नंबर करके, तो वो हमारे पास पूरे जो कॉलम है ना उसमें कहीं भी मौजूद नहीं है, समझ रहे हैं। तो क्या मिलेगा मुझे, काउंट उसका टोटल 1000 मिलेगा। नॉट नल ना, नॉन नल मतलब नल वैल्यूज़ नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ज़रा देखें, समझें बात को, कि कितनी रोज़ हैं टोटल, 38, समझ रहे हैं। तो सारी की सारी क्या है, नॉन नल मतलब कोई भी उसके अंदर नल वैल्यू या कोई भी सेल एम्प्टी मौजूद नहीं है, ये समझ रहे हैं बात को। तो ज़रा देखें, सारे कॉलम्स के अंदर क्या है, हमारे पास फुल डेटा मौजूद है, कहीं पर भी डेटा हमारा मिसिंग नहीं है। ये बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट देखें क्या लिखा हुआ है, डेटा टाइप। तो भाई एज की डेटा टाइप क्या है हमारे पास, इंटीजर 64 तो ये उठाता है, लेकिन असल चीज़ क्या है हमारे पास, उसकी इंटीजर है, डेटा टाइप उसकी क्या है, इंटीजर है। जेंडर, ठीक है, क्या उसका जेंडर का, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जो ऑब्जेक्ट है ना, समझिए बात को, पांडास स्ट्रिंग को क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बोलता है। पांडास स्ट्रिंग को क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट बोलता है। तो ऑब्जेक्ट जब भी आपको देखने को मिले ना पांडास के अंदर, हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या हमारा एक तरीके का स्ट्रिंग ही है, ठीक है, स्ट्रिंग ही उसकी डेटा टाइप है, ठीक है। अच्छा, बीएमआई की वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, फ्लोट में हो सकती है, तो इस वजह से उसने क्या ला के दिया हमें, फ्लोट में उसकी डेटा टाइप बता दी है। तो बाकी के क्या है हमारे पास, चिल्ड्रन आ गए। चिल्ड्रन मतलब आई थिंक किस तरह से होगा, देखें चिल्ड्रन के अंदर हाँ नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस मौजूद हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या दिखा रहा है, इंटीजर में हमें उसका डेटा दिखा रहा है। सही है। स्मोकर क्या होगा, यस या नो करके डेटा आ रहा है, तो स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है, इस वजह से क्या दिखा रहा है मुझे, ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। रीजन में भी क्या मौजूद है, देखें नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट दिखा रहा है। फर्दर एक्सपेंसेस में क्या मौजूद है हमारे पास, नंबर्स मौजूद हैं, फ्लोट नंबर्स मौजूद हैं, तो इसीलिए क्या दिखाया उसने हमें, फ्लोट 64 दे दिया, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो इन्फो का मेथड है ना, क्या करता है हमारा, इसको बोलते हैं कि समरी बताने के लिए फंक्शन यूज़ हो रहा होता है, ये मेथड यूज़ होता है। तो क्या करा इसने, हमें पूरे डेटा का एक तरीके से समराइज वर्जन बता दिया, ठीक है भाई। अच्छा, फिर फर्दर काउंट भी बता रहा है, डेटा टाइप्स। फ्लोट 64 की कितनी डेटा टाइप्स हैं, 2 हैं, एक ये रही और दूसरी ये रही है, ठीक है। इंटीजर 64 में कितने, 2 हैं, और ऑब्जेक्ट जो हमारे पास कॉलम्स हैं वो कितने, 3 हैं। और हमारे इस पूरे डेटा ने कितना मेमोरी को ऑक्युपाई किया हुआ है, 73.3 KB के डेटा KB की स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है, प्लस मतलब थोड़ा बहुत और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये समझ आया किसने क्या किया, हमारे डेटा को इन्फो की मदद से समराइज़ कर दिया। सही है भाई। चलें, अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या करना है हमने लास्ट क्लास में कुछ क्यूरीज रन करना देखी थी कि हम अपना डिज़ायर्ड डेटा किस तरीके से, डिज़ायर्ड जो हमारा डेटा है उसको किस तरीके से डेटा फ्रेम से निकाल सकते हैं। सही है। तो क्या लिखा हुआ है, हमने उसी तरीके से डेटा को निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। क्या करना है, गेट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ मेल्स हुज BMI इज़ ग्रेटर देन एवरेज BMI ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। मतलब हमें क्या करना, आप समझिएगा, हमें सबसे पहले किसका डेटा निकालना है, मेल्स का डेटा निकालना है। देखें हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, हमारे पास यहाँ पर
अगर जेंडर में देखें क्या है, मेल और फीमेल मौजूद है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ मेल्स का डेटा निकालना है, ठीक है। अब आगे बढ़ें, कौन से मेल्स का डेटा निकालना है, हुज BMI इज़ ग्रेटर देन, जिनकी BMI क्या होनी चाहिए, ज़्यादा हो, BMI की वैल्यू जिनकी ज़्यादा हो, किससे ज़्यादा हो, एवरेज BMI ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। मतलब डेटा जो हमारे पास मौजूद है उसमें जेंडर मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, तो BMI भी क्या मौजूद है, उन सब की मौजूद है। कहाँ है BMI, ये रही BMI क्या है, फीमेल की भी है और मेल की भी है। तो हमें सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स निकालने हैं जिनके अंदर मेल्स मौजूद हैं और उन मेल्स की BMI, ठीक है, क्या है, ज़्यादा है, पूरे जो रिकॉर्ड है ना, पूरा जो डेटा है उसके एवरेज से, पूरे रिकॉर्ड के एवरेज से, ठीक है। तो ज़रा सोचें किस तरीके से निकाला जाएगा ये। अच्छा पहले एक चीज़ बताएं, BMI पता है क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, ठीक है। बॉडी का हाइट और वेट का क्या लिया जाता है, रेशो लिया जाता है। फॉर्मूला देख लेते हैं, मेरे माइंड में फॉर्मूला नहीं आ रहा। तो क्या होता है भाई, वेट इन किलोग्राम ओवर हाइट इन मीटर का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है हमारा ये BMI कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर किसी का लेट से कि भाई एक बंदा है जाहिद, ठीक है, उसका जो किलोग्राम में मास है वो 40 है, ठीक है, 40 किलोग्राम उसका मास है और उसकी हाइट है लेट से 4.5, तो क्या होगा, 40 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आएगा, 4.5 को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। हम उसका कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वैल्यू आएगी आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग होगी, 1.2 या 1.3 समथिंग, इस तरह से होगी वो वैल्यू, ठीक है। उसका स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करने पे हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है भाई। अच्छा इसका ना एक वो भी होता है, मतलब एक रेंज होती है कि इतनी रेंज में बंदा फैट कहलाएगा। हाँ ये आ गया, देखें अगर BMI 18.5 से कम है तो क्या होता है, वो अंडर वेट है, ठीक है, मतलब उसका वेट बहुत ही कम है। अगर 18.5 से 24.9 के अराउंड है तो नॉर्मल है उसका वेट, ठीक है। सिमिलरली अगर वो 25 से 29.9 है तो ओवर वेट है, ठीक है, और 30 से अबव है तो क्या है, वो ओबेसिटी है, ठीक है, ओबीस है। खैर तो चलें देखें इसको ज़रा, सोचें इस क्यूरी को किस तरह से हमने रन करना होगा, जल्दी से माइंड में लेकर आएँ और बताएं क्या होगा। मास्किंग से होगा, बिल्कुल मास्किंग से होगा, फिर उसको कंडीशन में लगाएंगे मास्किंग का, सही है। जिसका स्पेसिफिक डेटा होगा हमारे पास, क्यूरी लिखें, लिख के दिखाएं क्यूरी। हाँ हाँ भाई, बेस्टेन वाले क्या करना पड़ेगा, कौन कौन है बेस्टेन का भी यहाँ पर, बस 2। अरे भाई कुछ निकालूंगा नहीं ना, कुछ बोल रहा हूँ, ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं कितने स्टूडेंट्स हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए ना। बस आप तीनों ही हैं, 4 5 बस, हाँ वो हो गए ना, ये 3 और 2 5, सही। ये क्वेश्चन समझ आया आप लोगों को, बेस्टेन वाले बताएं क्या होगा। मेल का सेलेक्ट करेंगे, मेल का इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे, मतलब उसमें से कॉलम से जो है ना फीमेल को छोड़ के मेल की इंडेक्स। अच्छा आप ये बोल रहे हैं कि उन लोगों को निकालेंगे जिनकी जेंडर मेल है, सही है, 1 पॉइंट हो गया। फिर क्या करेंगे, हाँ वो कंडीशन लगा के वो चेक करेंगे कि BMI की कंडीशन से अबव है या लो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उनको नहीं वो तो ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या लिखेंगे BMI को, BMI की जो है ना वो ग्रेटर देन करके निकालेंगे, उसकी पोज से निकालेंगे, जो नीड्स है वो मीडियन से उसकी एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, मीडियन से नहीं मीन से निकालना है, इसने क्या बोला हुआ है, एवरेज का जिक्र किया है, ठीक है, तो मीन का यूज़ करेंगे। मीन का यूज़ करके एवरेज निकाल के
अच्छा चलें देखते हैं इसको किस तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले मेरे पास इंश्योरेंस का डेटा सेट है, ठीक है, और आपको आइडिया है कि वो किस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का वो डेटा देखने में, ठीक है। तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम बारी बारी चलते हैं। हमने क्या निकालना है, मेल्स के रिकॉर्ड्स निकालना है सबसे पहले तो, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ इंश्योरेंस पीरियड करूँगा तो क्या होगा, सब आ जाएंगे, मेल्स फीमेल्स सब आ जाएंगे। लेकिन क्या करना है, मुझे सिर्फ मेल्स को निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंश्योरेंस के आगे इस तरह ब्रैकेट बनाया, ठीक है। और क्या लिखना होगा मुझे, हाँ भाई, इंश्योरेंस डॉट, कॉलम का नाम क्या है मेरे, ठीक है। और क्या करना होगा मुझे, इसको बराबर रखना होगा किसके, इक्वल्स टू मेल्स, ठीक है। और मेल्स देख लें कि सब के सब क्या है, स्मॉल ही लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सब का सब स्मॉल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेल लिख लिया, सही है। एक मरतबा ज़रा इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले, तो देखें क्या हुआ। अब आपको जो रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं वो टोटल कितने, 676 रोज़ हैं टोटल, मतलब 676 रिकॉर्ड्स हैं जो मेल्स के हैं। 1338 टोटल रिकॉर्ड्स थे, उनमें से कितने मेल्स के रिकॉर्ड्स हैं, 676। अच्छा, और क्या हुआ, हमने इस तरीके से क्या किया, उन मेल्स को निकाल लिया। लेकिन अभी क्या है, इनकी BMI एवरेज से ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बात समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन को कंबाइन करना है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि भाई इनके जो इन मेल्स की जो BMI होगी वो क्या होगी, एवरेज BMI से ग्रेटर होगी। तो मुझे सेकंड कंडीशन जब लगानी होगी, क्या करूँगा मैं, इसको पहले तो इस तरह के ब्रैकेट्स में बंद कर दूँगा, ठीक है। और आगे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ M%, ठीक है। सेकंड कंडीशन लगानी है, ज़रा सोच के बताएं क्या होनी चाहिए सेकंड कंडीशन। हाँ, INS.BMI बिल्कुल सही है। और ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए, देखें हमने क्या बोला सबसे पहले कि भाई सबसे पहले तो क्या करो, मेल्स को ले आओ। मेल्स को ले आया, आपने उसका डेटा देख लिया। हम क्या बोल रहे हैं उसके बाद कि वो जो मेल्स आए ना, अब देखें ज़रा जल्दी से, वो जो मेल्स आए उनकी क्या करो, BMI को चेक करो, ठीक है। उनकी जो BMI है, ठीक है, उनकी जो BMI है वो क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए किससे, insurance.BMI.mean, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ज़रा देखें, यहाँ पे हमने NumPy में मीन फंक्शनलिटी का यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे वो क्या था, मेथड था या फंक्शन था, np.mean करके हमने यूज़ किया था वो np.mean। तो वो वहाँ पे फंक्शन था या मेथड था, वहाँ फंक्शन था, सही है। यहाँ पर क्या है, वो यहाँ मेथड है, सही है। BMI के कॉलम पे चल रहा है वो, ठीक है, यहाँ मेथड है। तो मैंने क्या कहा था, थोड़ा बहुत डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा होगा चीज़ों का, सही है। तो खैर देखें यहाँ पे क्या कहा मैंने कि भाई क्या करो, मेल वाले रिकॉर्ड्स लेकर आओ, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला कि वो वाले रिकॉर्ड्स आने चाहिए मेल्स के जिनकी BMI क्या हो, जो ओवरऑल जो BMI है ना उसके मीन से क्या हो, ज़्यादा हो। उस BMI को मतलब उन वाले मेल्स के रिकॉर्ड्स को लेकर आओ, ठीक है। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और अब देखें कितने होगा, वो हमारे पास टोटल 340 रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास वो वाले मेल्स निकल के आ गए जिनकी BMI एवरेज से ज़्यादा है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, हम ना पहले इस चीज़ को एक मरतबा अलग से एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि वो नॉर्मल जो BMI है ना एवरेज, वो है कितनी, सॉरी इतना पार्ट रन करूँगा मैं, सही है। तो क्या होगा, मुझे मेल्स की BMI मिल जाएगी, कितनी है भाई, वो 30.66, ठीक है। 30.66 क्या है, एवरेज BMI है। तो देखें अब हमारे जो यहाँ पे वैल्यू देखने को मिलेगी ना, वो सारी की सारी क्या होंगी, BMI की बड़ी ही होंगी इस 30.66 से। समझ आ रही है, आगे बढ़ूँ, चलें। नेक्स्ट क्यूरी है, गेट ऑल द फीमेल स्मोकर्स फ्रॉम साउथ वेस्ट रीजन हुज एज आर लेस देन 30। क्या करना है, अब किनको निकालना है, फीमेल स्मोकर्स को निकालना है, ठीक है। अगेन डेटा को ज़रा देख लें, डेटा में क्या क्या मौजूद है हमारे पास, डेटा में हमारे पास स्मोकर्स मौजूद है, ठीक है। और जेंडर में क्या है, फीमेल्स हैं। तो हमने उन फीमेल्स का रिकॉर्ड निकालना है जो क्या है, स्मोकर है, मतलब उनकी स्मोकर वैल्यू क्या है, यस है,
ठीक है। अच्छा, लेकिन वो कहाँ से होनी चाहिए? साउथ वेस्ट रीजन से होनी चाहिए। रीजन मौजूद है मेरे पास और साउथ वेस्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, साउथ वेस्ट भी है, साउथ ईस्ट भी है, ठीक है। और भी रीजन्स होंगे यहाँ पे, लेकिन हमने सिर्फ कहाँ से निकालना है? साउथ वेस्ट से निकालना है। अच्छा, और भी ये बात, हुज एज आर लेस देन 30, और उनकी एज क्या होनी चाहिए? 30 से छोटी होनी चाहिए। तो अब काफ़ी सारी कंडीशंस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ेगा? हाँ भाई, इंश्योरेंस आ गया, उसके बाद हाँ ब्रैकेट लगा लेते हैं हम यहाँ पे इसको, ठीक है। और सबसे पहले क्या बोला कि इंश्योरेंस डॉट जेंडर का हमने कहा कि बराबर हो किसके? फीमेल के बराबर हो, सही है। पहले इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, हमें अब सारे के सारे फीमेल के रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं और टोटल कितने? 662 के अराउंड है। सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या मौजूद है कि क्या होनी चाहिए? वो स्मोकर्स होनी चाहिए। अगर अभी हम देखेंगे ना तो स्मोकर्स हमारे पास मिक्स आ रहा है, यस भी और नो भी हैं। तो सेकंड कंडीशन किसके हिसाब से होगी? स्मोकर के हिसाब से होगी। तो मैं लिखता हूँ इंश्योरेंस डॉट स्मोकर, ठीक है, इक्वल्स टू यस, ठीक है। दो कंडीशंस हो गई। अब दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। तो फर्दर क्या हुआ, मेरे पास वो 662 से रोज़ कम हो गए, कितनी हो गई? 115, और ये सारे रिकॉर्ड्स आ गए जिसमें फीमेल्स आ गई और स्मोकर्स भी आ गए, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड कंडीशन क्या है? फ्रॉम साउथ वेस्ट रीजन। रीजन क्या हो उनका? साउथ वेस्ट हो। आगे गए और कंडीशन कंबाइन करी और क्या बोलेंगे? इंश्योरेंस डॉट रीजन। अच्छा, रीजन की स्पेलिंग, ठीक है, रीजन, और क्या होना चाहिए भाई? इक्वल्स टू साउथ वेस्ट रीजन हो, सही है। अभी क्या है? अभी मिक्स आ रहे हैं, देख रहे हैं, साउथ वेस्ट भी है और साउथ ईस्ट भी है और डिफरेंट रीजन भी है, नॉर्थ वेस्ट भी देखने को मिल रहा है और नॉर्थ ईस्ट भी है वैसे इसके अंदर, ठीक है, ऊपर हमने देखा था। खैर, अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो क्या हुआ, और रिकॉर्ड्स क्या हो गए? और कम हो गए, सही है। अच्छा, फाइनल क्या है कि उनकी एज क्या होनी चाहिए भाई? लेस देन 30। आगे गए, हमने इसको और कंबाइन किया, %, लिखा और क्या लिखना है? इंश्योरेंस डॉट एज लेस देन 30। अच्छा, 30 से कम होनी चाहिए एज उनकी, ठीक है। चलो अब एग्जीक्यूट करते हैं। तो टोटल कितने रिकॉर्ड सेट रहेगा हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ कितने रह गए? 8 रह गए। तो ये वो हैं जिनके ऊपर सारी कंडीशंस हमारी अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा समझ आया किस तरीके से क्यूरी की मदद से हमने क्या किया? डेटा को निकाला है, सही है। तो जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, ये मतलब डेटा मैनिपुलेशन, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न, ये आपका वहाँ तक के चलेगा, क्योंकि हमने क्या करना होता है? इसी तरीके से डेटा को निकाल के उनके ग्राफ प्लॉट्स करने होते हैं, उनके ग्राफ्स को प्लॉट करना होता है, ठीक है जी। बोलें, इसमें जो एक्सपेंसेस का कॉलम वो हमें चाहिए नहीं, क्या चाहिए? सॉरी, हमें एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं चाहिए, तो फिर क्या करना? एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं चाहिए कोई कॉलम नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यार। इसका तरीका होता है मेरे माइंड में, पत्नी है यानी ये देख लेते हैं इसको। लेट्स अगर मैं लिखता हूँ, वो ना वैसे लोग और आई लोग की मदद से होता है, लेकिन फिर मैं ट्राई कर लेता हूँ। क्या करते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंश्योरेंस डॉट कॉलम्स, यहाँ पे ये मुझे डेटा मिल गया और मैं इसको कॉपी करता हूँ। मैं आया यहाँ पर और यहाँ से मैं एक्सपेंसेस हटाता हूँ। अगर हाँ, यहाँ पे एरर दे रहा है, लेकिन होता कुछ इसी तरीके से वो, ठीक है, होता कुछ इसी तरीके से। अच्छा, अगर मैं इसको, क्या चीज़? ड्रॉप नहीं, ड्रॉप नहीं करना। आप क्या इधर बोल रहे हैं? ड्रॉप एन है, इस चीज़ को बोल रहे हैं? ये क्या चीज़? दोबारा बोलें, क्या बोल रहे हैं? ड्रॉप कर दूँ किस चीज़ को? एक्सपेंसेस को, लेकिन चलाऊँ किस पे? तो वही तो बोल रहा था मैं आपको, ड्रॉप इस तरीके से ना।
नहीं चल रही है, देख रहे हैं अभी भी एरर दिखा रहा है। खैर एक तरीका होता है, हम उसको स्लाइसिंग की मदद से जी सबसेट क्या मतलब इसका फंक्शन है ड्रॉप डाउन का सबसेट। कहाँ है सबसेट? ड्रॉप नहीं देखें, एन अलग चीज़ होती है। ड्रॉप एन का मतलब होता है कि जितनी भी नल वाली वैल्यूज़ हैं ना उनको ख़त्म कर दो। ड्रॉप एन अलग होता है, बिल्कुल समझे बात को। हमारे पास तो डेटा के अंदर कोई एन वैल्यू मौजूद ही नहीं थी, अभी हमने देखा था ना सारी की सारी रोज में डेटा मौजूद था, तो ड्रॉप एन यहाँ पे नहीं चलेगा। ठीक है, एक तरीका होता है, मैं इसको देख लूँगा, मेरे माइंड से निकल गया क्या उसका तरीक़ेकार था, लेकिन वो पॉसिबल है। हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंसिस को या अपने डिज़ायर्ड कॉलम्स को भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो एक मतलब इसको मैं रिव्यू करके आपको बता दूँगा। अभी बताएं यहाँ तक कि क्यूरी क्लियर हो गई है? ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं और ज़रा देखते हैं कि ये ना ये मेन सी क्यूरीज थी जो हमने अभी परफॉर्म करी हैं। अब देखें होता क्या है कि हमने ना कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। कॉलम वाइज ऑपरेशन परफॉर्म करने मुझे क्या करना है, लेट से जेंडर्स के कॉलम से यूनिक डेटा लेकर आना है। ठीक है, मुझे देखना है कि जेंडर्स का जो कॉलम है ना उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज़ मौजूद हैं। ठीक है, तो जेंडर के कॉलम में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मेल और फीमेल हमें मालूम है, लेकिन पॉसिबल हो कि भाई कुछ और भी लिखा हुआ हो उसकी जगह, समझ रहे हैं? क्योंकि जब डेटा उठाते हैं ना तो डेटा में क्या होता है, बहुत रो फॉर्म में डेटा मिल रहा होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमें, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे इंश्योरेंस डॉट जेंडर वाला पार्ट आ गया। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे, डॉट यूनिक का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओह सॉरी, ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमें, मेल और फीमेल, मतलब हमारे उस पूरे कॉलम के अंदर ये दो ही यूनिक डेटा मौजूद हैं, या यही दो यूनिक वैल्यूज़ मौजूद हैं। सही है। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि अगर हमने यहाँ पर अभी यूनिक यूज़ किया है ना, अगर मैंने एन यूनिक का यूज़ किया तो मुझे क्या करेगा, मुझे ये नंबर्स बता देगा कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ है मेरे पास, दो यूनिक वैल्यूज़ हैं। अब समझिएगा, यूनिक बता रहा है, ये नंबर ऑफ़ यूनिक्स बता रहा है। ठीक है, टोटल नहीं बता रहा है, तो इसलिए हमें क्या देखने को मिला यहाँ पर, 2 देखने को मिला। ये बात क्लियर हो रही है? अच्छा, सिमिलरली ऑपरेशन हम क्या कर सकते हैं, ये ऑपरेशन हम फर्दर कॉलम्स के साथ भी परफॉर्म करवा सकते हैं। लेट से रीजन मेरे पास मौजूद है। ठीक है, क्या मौजूद है, रीजन मौजूद है, और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रीजन से देखना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे रीजन के अंदर कौन कौन सी यूनिक डेटा पॉइंट्स मौजूद हैं। तो क्या बता रहा है, ये साउथ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट आ गया। ठीक है, और अगर हमने एन यूनिक रन किया होता तो हमें क्या बताता, ये उनका हमें काउंट बता देता, यूनिक काउंट बता देता। सही है भाई, सही। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये ऑपरेशंस नॉर्मली परफॉर्म कर रहे होते हैं जब हमें क्या करना होता है, डेटा क्लीनिंग की तरफ जाना होता है। सही है, हमें जब डेटा को प्रॉपर, अभी तो हमारा डेटा रॉ फॉर्मेट में नहीं है, अभी हमने देखा था कि हमारे सारे ही कॉलम्स क्या थे, फिल हुए थे, लेकिन जब प्रॉपर डेटा पर काम करेंगे तो उसमें हमें बहुत सारे डेटा के अंदर एम्बिग्यूटी देखने को मिलेगी, बहुत सारी उसमें रो चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा भाई, क्या करना है, काउंट्स। हाँ, अब देखें इसमें क्या करना होता है। लेट से अगर मुझे ये मालूम करना है कि भाई मेरे पास डेटा में मेल्स और फीमेल्स कितने हैं, मुझे अगर ये मालूम करना है कि डेटा में मेल्स और फीमेल्स कितने, देखें अभी क्या हुआ, अभी मुझे पता चला कि यूनिक डेटा क्या है। मुझे किस तरह पता चला, यूनिक की मदद से पता चला। एन यूनिक ने क्या बताया, उनका काउंट बता दिया। सही है, लेकिन मुझे अगर देखना है कि भाई मेरे डेटा के अंदर कितने मेल्स हैं और कितने फीमेल्स हैं, तो क्या करना पड़ेगा, मैंने इंश्योरेंस लिखना पड़ेगा, इंश्योरेंस डॉट, ठीक है, और यहाँ पे लिखूँगा उसके बाद में वैल्यू काउंट्स। ठीक है, जब मैंने वैल्यू काउंट्स लिखा तो अब ज़रा देखें क्या बता रहा है, भाई मेल कितने हमारे पास 676 हैं और फीमेल्स कितनी हैं उसमें 662 हैं। सही है बात, यहाँ तक क्लियर हो रही है? तो क्या कर रहा है, हमें ये मेल के अगेंस्ट रिकॉर्ड्स बता रहा है और फीमेल के अगेंस्ट क्या बता रही है, हमें रिकॉर्ड्स शो करवा रहा है। ठीक है, सिमिलरली रीजन का कॉलम है, अगर मुझे रीजन की लिहाज से देखना है कि मेरे पास रीजन के कॉलम के अंदर क्या क्या डेटा मौजूद है, कितना डेटा मौजूद है, तो साउथ ईस्ट से कितने लोग बिलोंग करते हैं, 364 बिलोंग करते हैं, 364 पीपल बिलोंग करते हैं साउथ ईस्ट से, एंड सो ऑन। क्या हो रहा है, हमेशा आइडिया हो रहा है कि भाई कितने रीजन से
मतलब किस किस रीजन से कितने लोग बिलोंग करते हैं हमारे इस डेटा के अंदर, ठीक है, जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं। समझ आ रही है? हाँ, नहीं, क्या हो गया भाई? अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? गेट वैल्यू काउंट ऑफ रीजन। ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। ये हमने क्या किया है, हमने वैल्यू काउंट निकाल लिया किसका? रीजन का। और अगर मुझे यूनिक निकालना हो तो यूनिक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? रीजन के इंश्योरेंस डॉट रीजन डॉट यूनिक करेंगे तो हमें वो यूनिक वाली वैल्यूज़ मिल रही जो ऊपर भी हम देख चुके हैं। सही है, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पर। हाँ भाई, अब ज़रा देखते हैं कि हमें क्या करना है। लेट से मुझे ना प्लॉट करना है, क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। साउथ ईस्ट से कितने लोग आ रहे हैं? 364 आ रहे हैं। साउथ वेस्ट से 325 आ रहे हैं। तो मैं क्या करना है, चारों इनको मैं एक ग्राफ प्लॉट कर दूँ मैं इनके लिए। सही है, तो उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ना इस चीज़ का यूज़ करता हूँ। ज़रा देखें, ये जो चीज़ है ना, मुझे दो चीज़ें बता रही है। आप समझें इस चीज़ को। वैल्यू काउंट्स मुझे कितनी चीज़ें दिखा रही है? दो चीज़ें बता रही है। क्या है हमारे पास? एक तो वो रीजन का नाम है, दूसरा उसका काउंट है। सही है, तो दो चीज़ें मिलनी है। तो अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा फ्रीक्वेंसी। मैंने लिखा डेटा फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, और इस पार्ट को यहाँ पे लिख दिया कि क्या करो, इंश्योरेंस से रीजन निकालो और उसका क्या निकालो, वैल्यू काउंट्स निकालो। तो क्या होगा, ये मेरा डेटा कहाँ पे सेव करवा देगा? डेटा फ्रीक्वेंसी में सेव करवा देगा। एग्जीक्यूट किया, तो ज़रा इसको प्रिंट करते हैं एक मरतबा। डेटा फ्रीक्वेंसी, तो क्या किया उसने, वही चीज़ मुझे बता दी। ठीक है, अब ज़रा पॉइंट समझिएगा। अगर मैं इस डेटा फ्रीक्वेंसी पे लिखता हूँ डॉट इंडेक्स, ठीक है, तो क्या बता रहा है मुझे? वो जो लेफ्ट साइड पे डेटा शो हो रहा था ना, मुझे ये वाली वैल्यूज़ दिखा रहा है, लेफ्ट साइड वाली। समझ रहे हैं बात को? और अगर मैंने लिखा वैल्यूज़, ठीक है, क्या लिखा है इसको मैंने, वैल्यूज़ लिखा, तो क्या कर रहा है मुझे, वो राइट साइड वाली वैल्यूज़ लाकर दिखा रहा है। ये बात समझ आ रही है? मैंने क्या किया, इस चीज़ की मदद से उस डेटा को कहाँ पे सेव करवा दिया? डेटा फ्रीक्वेंसी के वेरिएबल के अंदर। और फिर उस डेटा फ्रीक्वेंसी पे जब मैंने इंडेक्स चलाया तो क्या है मेरे भाई, ये लेफ्ट साइड पे मुझे इंडेक्सेस दिखा रहा था, उसने मुझे इंडेक्स बता दिए सारे। और जब मैंने वैल्यूज़ लिखा तो जो एक्चुअल नंबर्स थे वो मुझे उसने डिस्प्ले करवा दी। अब क्या लिखा हमें कि इसको प्लॉट करना है। क्या करना है? इसका ग्राफ प्लॉट करना है मैटप्लॉटलिब की मदद से। तो क्या करना पड़ेगा, हमने इसको नमपाई में भी यूज़ किया था, ठीक है। तो एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन के तौर पे देख रहे हैं इसको। क्या करना पड़ेगा मुझे, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT। सही है, इसकी मदद से क्या होगा, मेरे पास मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। और अब क्या करूँगा मैं, PLT डॉट बार ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। एक्स में हम पास करते हैं डेटा फ्रीक्वेंसी, बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा फ्रीक्वेंसी डॉट इंडेक्स, और उसके बाद मेरे पास हाइट मौजूद है, हाइट में पास करता हूँ मैं डेटा फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज़। अच्छा, तो देखें ज़रा, यहाँ पे क्या किया था मैंने जो डेटा फ्रीक्वेंसी में डेटा को सेव करवाया था उसमें दो डेटा मौजूद थे, एक इंडेक्स वाला पार्ट था और दूसरा वैल्यूज़ थी, एक्चुअल नंबर्स वाली। तो मैंने क्या किया, मैंने बार के अंदर ये दो डेटा पॉइंट्स रखे। देखें, बार मुझसे क्या मांग रहा था, जब मैंने PLT डॉट बार ग्राफ यहाँ पे यूज़ किया तो क्या बोल रहा है, एक्स, और एक्स में क्या चाहिए इसको, एरे चाहिए। मतलब एक्स एक्सिस पे मुझे क्या प्लॉट करवाना था, मैं चाह रहा था कुछ इस तरीके से, जो इंडिसेस हैं वो मेरे कहाँ आ जाए, एक्स एक्सिस पर आ जाए। तो इसीलिए क्या लिखा उसको मैंने, एक्स इक्वल्स टू डेटा फ्रीक्वेंसी डॉट इंडेक्स, कि क्या करो, जो इंडिसेस की जगह वैल्यूज़ आ रही थी उसको क्या करो, उठा के मेरे एक्स एक्सिस पे प्लॉट करवा दो। और हाइट, सेकंड पैरामीटर क्या था इसका, हाइट का था, ठीक है। देखें ज़रा दोबारा, क्या बता रहा है, हाइट बताओ, मतलब वाई एक्सिस पे हमें क्या डेटा लेकर जाना है। सही है, तो क्या किया, हाइट का यहाँ पर पैरामीटर दिया और इसको डॉट वैल्यूज़ करके यहाँ पे कॉल कर दिया इसको, ठीक है। एग्जीक्यूट किया तो आपके सामने प्लॉट आ गया। तो क्या पता चल रहा है भाई, साउथ ईस्ट से सबसे ज़्यादा लोग हमारे पास बिलोंग करते हैं जो इंश्योरेंस अवेल कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? बाकी तकरीबन तीनों रीजन से क्या है, सेम ही हैं।
ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। अच्छा, इसको ना हमने इस तरीके से किया, लेकिन इसको करने का और तरीके भी हो सकते हैं। लेट से मैंने क्या किया होता, मैंने लेट से वेरिएबल में डेटा को सेव ही नहीं करवाया, मैंने वेरिएबल में डेटा को सेव ही नहीं करवाया, तो मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे उसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने क्या बोला, इंश्योरेंस डॉट रीजन, ठीक है, और क्या था, वैल्यू काउंट्स। हमने क्या किया था भाई, वैल्यू को काउंट्स किया था ना हमने ऊपर, देखें ज़रा यहाँ पर वैल्यू को हमने काउंट्स किया था, जो हमें डेटा को इस तरह से हमने डेटा फ्रीक्वेंसी में सेव करवाया था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट उसको कॉल कर लेता हूँ। मैंने बोला इंश्योरेंस से रीजन को निकालो और रीजन में जाके क्या करो, वैल्यू काउंट्स बताओ, मतलब हर जो यूनिक आइटम्स है ना उसको क्या करते जाओ, एक मरतबा दिखा दो और उसके टोटल काउंट्स मुझे एक साइड पर शो करवा दो, ठीक है। इसके आगे अगर मैं लिखता डॉट इंडेक्स, ठीक है, तो ये अब भी काम करेगा। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि इस पूरे पार्ट की मदद से जो डेटा मिल रहा है ना उसका सिर्फ क्या उठा लो, इंडेक्स उठा लो, ठीक है। सिमिलरली क्या करना होगा मुझे, मैं इसी पार्ट को कॉपी करता हूँ दोबारा से और मैं हाइट पर आया, हाइट पर आने के बाद मैंने इस इंडेक्स की जगह क्या पास करना होगा, वैल्यूज़ देनी होंगी। तो क्या करेगा ये वही वाला काम मुझे दोबारा से करके दे देगा, ठीक है। तो मतलब काम कर वही है, सेम तरीके डिफरेंट तरीक़े से हो रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलें हम एक दो और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कौन कौन से कॉलम्स है भाई, इंश्योरेंस डॉट कॉलम्स, ठीक है। स्मोकर का बनाते हैं, ठीक है। किसका बनाते हैं, स्मोकर का। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, जल्दी से बताएं। इंश्योरेंस लिखूंगा, उसके बाद स्मोकर और फिर डॉट वैल्यू काउंट्स। पहले डेटा का आइडिया लेते हैं कि क्या मिल रहा है मुझे, नो और यस में डेटा मिल रहा है और उसके टोटल काउंट्स देखने को मिल रहे हैं, सही है। मुझे क्या करना है, इसी की मदद से यही बार प्लॉट बनाना है, सही है। तो क्या करते हैं, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। लेट से स्मोकर फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं यहाँ पे इक्वल्स टू, सही है, और PLT डॉट क्या था, बार एक्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम, स्मोकर फ्रीक्वेंसी डॉट इंडेक्स आ जाएगा और हाइट में क्या आ जाएगा, स्मोकर फ्रीक्वेंसी डॉट वैल्यूज़, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने ये स्मोकर के बिहाफ पे बार प्लॉट बना लिया, ठीक है। अच्छा, ये बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, बार भी होता है, पाई प्लॉट होता है, पाई चार्ट होता है, ठीक है। इस तरीके से लाइन ग्राफ होता है, लाइन प्लॉट होता है, ठीक है। तो इसको देखेंगे मैटप्लॉटलिब के अंदर ही, सही। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्मोकर के लिए हम ऑलरेडी बना चुके हैं। चलें हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं इंश्योरेंस डॉट एज। हम ज़रा एज को देखते हैं, ठीक है, कि हमारे पास एज में क्या मौजूद है। तो हमें बज़ाहिर तो क्या दिख रहा है देखने में कि हमारे पास एज क्या हुई है, सारी की सारी फिल हुई हुई हैं, ठीक है। और डेटा क्या मौजूद है, इंटीजर 64 मौजूद है। डेटा टाइप्स की क्या है, इंटीजर 64 है। अब एक बात समझिएगा, होता क्या है नॉर्मली, इसको शायद पहले भी डिस्कस किया था, जब डेटा हमें मिलता है ना तो उस कॉलम के अंदर, भले अगर वो लेट से इंटीजर का कॉलम है, तो उस इंटीजर के कॉलम के अंदर समटाइम्स वैल्यू क्या आ जाती है, हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू आ जाती है। किसी ने लेट से नाम लिख दिया या किसी ने कोई कुछ और स्ट्रिंग पास कर दिया, ठीक है। तो अब इसकी वजह से होता क्या है, अभी हमारे पास कॉलम के अंदर कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है, इस एज के कॉलम के अंदर कोई भी स्ट्रिंग मौजूद नहीं है। तो हो क्या रहा है, इसी वजह से जो मेरा इसकी डेटा टाइप है ना, इस कॉलम की जो डेटा टाइप है वो बिल्कुल सही उठा के दिखा रहा है, इंटीजर 64। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एक भी डेटा स्ट्रिंग आ गया तो फिर मुझे डेटा टाइप क्या दिखाता, ये क्या दिखाता, पांडास के अंदर क्या बोलते हैं स्ट्रिंग को, ऑब्जेक्ट। मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख के दिखा रहा होता, सही है, बात समझ रहे हैं, क्या दिखा रहा होता, ऑब्जेक्ट लिख के दिखा रहा होता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि याद रखें कि ये बैकेंड इसके बैकेंड पे क्या चल रही है, नमपाई चल रही है, ठीक है। तो नमपाई में हमने देखा था कि अगर किसी भी एक डेटा की टाइप सेम चेंज हो गई तो क्या करेगा, नमपाई उस पूरे कॉलम की टाइप को चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट से ये कुछ डेटा मौजूद है 19 से 32 का, ठीक है, एंड तक मौजूद है ऑफ कोर्स।
और उसमें कहीं बीच में कोई एक स्ट्रिंग आ गया, ठीक है, क्या आ गया, कोई स्ट्रिंग आ गया, सही है। तो जिसकी वजह से क्या करेगा, वो पूरे कॉलम को मेरे क्या बना देगा, ऑब्जेक्ट बना देगा। क्यों, वो सिर्फ एक वैल्यू की वजह से, समझ रहे। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उस डेटा को रिमूव करना पड़ता है। वो जो ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होगा ना, मतलब जो स्ट्रिंग बन के आ गया होगा मेरे कॉलम के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं अपने कॉलम को दोबारा से इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा, ताकि मैं क्या कर सकूँ, इस पर फर्दर कैलकुलेशन, अगर मुझे कोई परफॉर्म करनी तो इस पर कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकूँ। समझ रहे हैं इस बात को। सिमिलरली एक सेकंड तरह का प्रॉब्लम हो सकता है डेटा के अंदर कि क्या हो गया, इसमें कोई एम्प्टी वैल्यू देखने को मिल गई हमें, ठीक है, क्या वैल्यू देखने को मिल गई, एम्प्टी वैल्यू देखने को मिल गई। तो क्या करना पड़ेगा, उसको हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, उसको किसी टेक्निक की मदद से उसको फिल करेंगे। उस एम्प्टी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, सही है। अब उस एम्प्टी वैल्यू को फिल करने के लिए भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। या तो हम क्या करें, पूरे कॉलम का मीन निकालें और उस जगह पे सेव करवा दें, सही है, या मीडियन निकालें और उस जहाँ पर हमें एम्प्टी देखने को मिला डेटा, उस जगह पर हम उस डेटा को सेव करवा दें, सही है। फिलहाल इस डेटा में इस तरह का कुछ भी एम्बिगियस या कुछ रो डेटा मौजूद नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक ना एम्प्लॉय के डेटा सेट पे चलते हैं ज़रा अभी, और फिर क्या करते हैं, उस पर ज़रा ये चीज़ें परफॉर्म करवाते हैं। मैं एक बार दोबारा से देख लूँ इसको, insurance.info। तो सारी की सारी रोज़ क्या है भाई, 1338 के करीब है हमारे पास, ठीक है। तो कोई भी इसमें इस तरह का डेटा मौजूद नहीं है जिसमें कोई स्ट्रिंग आ गया हो या कोई इस तरह का बीच में मसला आ गया हो जिसकी वजह से हमारा कॉलम ख़राब हो गया हो। तो हम क्या करते हैं, हम एक और डेटा सेट पे चलते हैं ज़रा। एम्प्लॉय का एक डेटा सेट मौजूद है और उस पर ज़रा देखते हैं कि उस पर क्या क्या मौजूद है हमारे पास। मैंने लेट से लिखा EMP, एम्प्लॉय के शॉर्टकट लिख दिया, इक्वल्स टू क्या लिखूँगा, PD.read। अच्छा एक मिनट, फाइल कैसी है मेरे पास, एक्सेल है या CSV है? अच्छा दोनों ही मौजूद हैं, एक्सेल भी और CSV भी है। एक काम करते हैं, एक्सेल वाले को इंपोर्ट करते हैं, सही है। तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, _एक्सेल लिखा, और मैं क्या करता हूँ, इसको फाइल का नाम दे देता हूँ, क्या था, employee.xlsx, ठीक है। और क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया और हम यहाँ पे इस एम्प्लॉय का हेड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ डेटा मौजूद है, सही है भाई। सीरियल नंबर है, एम्प्लॉय की ID मौजूद है, डेजिग्नेशन है उसकी, डिपार्टमेंट आ गया, एज आ गई और उसकी सैलरी आ गई, ठीक। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, उस डेटा की इन्फॉर्मेशन निकालनी है सबसे पहले, ठीक है। उसी से क्या पता चलता है हमें, उस डेटा का सही से आइडिया हो पाता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा बहुत छोटा सा डेटा है, कितनी रोज़ है बस इसके अंदर, सिर्फ 18 ही रोज़ मौजूद हैं, सही है। और कॉलम्स उसने बता दिए हमें। अब ज़रा देखें कितनी रोज़ हैं टोटल, 18 रोज़ हैं। इन दो कॉलम्स के अंदर सीरियल और एम्प्लॉय ID के अंदर कोई भी, बल्कि डेजिग्नेशन के अंदर भी कोई मसला मौजूद नहीं है। रोज़ इसमें क्या मौजूद है, फुल रोज़ मौजूद है। लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर एज में और सैलरी में क्या है, हमें देखने को कम वैल्यूज़ देखने को मिल रही हैं, सही है। यहाँ तक बात समझ आ रही है। चलें देखते हैं कि क्या वजह है। तो हम क्या करते हैं, हम आते हैं यहाँ पर और लिखते हैं एम्प्लॉय डॉट, सबसे पहले डिपार्टमेंट पे चलते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंट को ज़रा एग्जीक्यूट किया, तो अगर मैं डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट करूँगा क्या लाएगा, मुझे पूरा कॉलम ला कर दे देगा, ठीक है। मुझे पूरे कॉलम को नहीं देखना, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसके यूनिक एंट्रीज चाहिए, ठीक है। देखें हेड जब हमने किया था तो डिपार्टमेंट के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, अकाउंट्स भी हैं, IT भी है, HR भी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ यूनिक एंट्रीज चाहिए, ठीक है। अकाउंट्स है ना, तो ये ज़्यादा मरतबा हो सकता है, एक से ज़्यादा मरतबा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे हर जो एंट्री है ना उसको सिर्फ एक ही मरतबा देखना है, ठीक है, यूनिक वाली एंट्रीज़ को। तो एग्जीक्यूट किया तो भाई देखें क्या देखने को मिल रहा है, अकाउंट्स मौजूद है, ID मौजूद है, HR मौजूद है और एक एम्प्टी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। नैन मतलब नोटा नंबर या कोई यहाँ पे डेटा मौजूद नहीं है, सही है। प्रोडक्शन आ गया, अकाउंट आ गया। अच्छा तो ये क्या है हमारे पास, ये वो सारे यूनिक डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारे डेटा में मौजूद हैं। लेकिन एक मसला है NaN, जिसकी वजह से वो हमें क्या कर रहा है, हमें कम रोज़ यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। टोटल कितनी होगी इस तरह की रोज़, हाँ भाई ये एम्प्टी वाली
2 होंगी, बिल्कुल ठीक है। किस तरह पता चलेगा हमें, क्या लिखना पड़ेगा मुझे हर जो यूनिक एंट्रीज है ना उनके अगेंस्ट क्या चाहिए, उनके काउंट चाहिए। तो क्या यूज़ करना पड़ेगा, सॉरी हाँ एन यूनिक तो हमें टोटल बताएगा, क्या बताएगा देखें, 1 कितने डिपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5 6, ये हमें ये नंबर बताएगा। लेकिन मैं ये नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि हर जो डिपार्टमेंट है ना उसके अगेंस्ट क्या मिले, मुझे उसका काउंट मिल जाए। तो उसके लिए हम वैल्यू काउंट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे, वैल्यू काउंट्स का यूज़ करेंगे। अच्छा भाई, तो ज़रा देखें क्या हुआ, आईटी में क्या मिल रहा है मुझे, 5 आ गया, अकाउंट्स में 4 आ गए, प्रोडक्शन में 4 आ गए, ठीक है। टोटल अगर इसको सम करें तो कितना बन रहा है ये, 5 + 4 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16। 2 यहाँ पे गायब हैं, तो वो कहाँ से आ रहे हैं एक्चुअली हमारे पास, वो नॉट एम्प्टी वैल्यू, मतलब वो जो एम्प्टी वैल्यूज हैं उनकी मदद से वो हमें देखने को मिल रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली सेकंड क्या था हमारे पास, एज। अब एज में क्या मसला है, एज में 17 हमें इंक्रीज देखने को मिल रही है, एक मिसिंग है, ठीक है। तो ज़रा क्या करते हैं हम, एज को भी देख लेते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे, एम्प्लॉय डॉट एज डॉट, हाँ भाई, डॉट यूनिक। वैसे तो क्या होंगी, हमें बहुत सारे यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एज अब लाजमी थोड़ी कि एक बंदे की एज 31 तो दूसरे की भी 31 हुई होगी, ठीक है। लेकिन हमें पता चल जाएगा एज की स्पेलिंग यही है या किसी और नाम से, अच्छा एज जो है वो कैपिटल के साथ है, ठीक है। तो ये कुछ डेटा मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और उसमें क्या है, यहाँ पे भी एक नल वैल्यू आ रही है, सही। सिमिलरली क्या था थर्ड वाला, सैलरी में 15 डेटा देखने को मिल रहे हैं। तो सैलरी में भी क्या होगा, लाजमी सी बात है, कुछ इसी तरह की चीज़ अकर हुई होगी जिसकी वजह से वो डेटा कम दिखा रहा है। तो यहाँ पे सैलरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो सैलरी में भी क्या देखने को मिल रहा है, नल वैल्यू देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें भी किसी के अंदर हमारा वो वाला केस नहीं आया कि जिसमें क्या हो, कोई स्ट्रिंग आ गया हो, एक्चुअल डेटा क्या हो हमारा ईयर का हो या कोई न्यूमेरिक डेटा हो, उसमें क्या आ गया हो, स्ट्रिंग आ गया। तो इसमें भी कोई इस तरह का केस मौजूद नहीं है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हम क्या करेंगे। अब हम ना ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट को क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डिपार्टमेंट में कितनी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, 2 नल वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम वही वाला रिकॉर्ड सेट्स निकालते हैं जिसमें ये नल वाले वैल्यूज़ मौजूद हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ दोबारा, मैं उन डिपार्टमेंट्स के रिकॉर्ड्स निकालना चाह रहा हूँ, या मैं उन रिकॉर्ड्स को निकालना चाह रहा हूँ जिसमें डिपार्टमेंट क्या है, नल पड़े हुए हैं, नल की डिपार्टमेंट के अंदर उसकी वैल्यूज़ मौजूद ही नहीं है। ये बात समझ रहे हैं। तो ज़रा सोच के बताएं क्या लिखना पड़ेगा मुझे, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट और आगे, हाँ, और अच्छा, ये जो एन देखने को मिल रहा है ना, ये है नम पाई की वजह से हमें एन देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको एन ही लिखूंगा, सिंपल क्या लिखूंगा, np.nn लिखूंगा, ठीक है। तो चले मास्किंग करते हैं, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, emp लिखा, हाँ, इस तरीके से लेकर आ रहा है, ठीक है। तो उस तरह क्यों नहीं चला, वैसे माइंड में आ रहा है क्या रीज़न हो सकता है। खैर, क्या हुआ, ये 2 वैल्यूज़ हमें इसने 2 रिकॉर्ड सेट्स लाकर दे रही है, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इन दोनों के साथ क्या करना है, लेट से इन दोनों को हमने डिपार्टमेंट को, इन दोनों के डिपार्टमेंट क्या करना है, हमने फिल करना है, सही है। तो लेट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ़िलहाल अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख देते हैं, IT रख देते हैं या HR रख देते हैं, सही है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे ना इनके इंडेक्स पता चल गया है। इसका इंडेक्स क्या है भाई, 5 है, इसका इंडेक्स क्या है, 15 है। तो मैं इन इंडिसेस की मदद से क्या करूँगा, इन रिकॉर्ड सेट को निकालूंगा इंडिविजुअल करके, और फिर क्या करूँगा, उनके डिपार्टमेंट की वैल्यू को चेंज करवाऊँगा, सही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
यहाँ पर ना लेट से अगर मैं लिखता हूँ EMP और अगर मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ 5, ठीक है, नहीं काम कर रहा है, ठीक है, EMP 5 काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, ज़रा सोच के बताएंगे। हाँ, मैंने उसको कॉलम ही नहीं बताया ना। ये किस तरह चलती है इंडेक्सिंग, ये इंडेक्सिंग हमने किस पे देखी थी, सीरीज़ में देखी थी अगर याद हो, ठीक है। ये कॉलम वाइज चलेगी। मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसको EMP के आगे, डॉट डिपार्टमेंट, सही है, डॉट डिपार्टमेंट लिखा। और अब अगर मैं यहाँ पास करता हूँ, पहले तो देखें डिपार्टमेंट से क्या हुआ, मुझे पूरा डिपार्टमेंट मिल गया। और अगर मैं इसको क्या पास करता हूँ, अब इंडेक्स पास करूँगा तो क्या करेगा, अब ये काम करेगा, ठीक है, ले आया NN, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ इक्वल्स टू, असाइन करना चाह रहा हूँ क्या, लेट से ID, ठीक है, एग्जीक्यूट किया तो क्या हो गया, असाइन हो गया। एक मरतबा क्या करते हैं, दोबारा से हम प्रिंट करके देख लेते हैं EMP को, आ गया उसकी जगह ID, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से इस 15 को भी यही तरीके यूज़ करते हुए असाइन कर सकते हैं डेटा को। तो लेट्स मैंने लिखा EMP डॉट डिपार्टमेंट और 15, यहाँ पे लेट्स हमने क्या असाइन कर दिया, HR, सही है। तो अब की मर्तबा जब मैं जाके EMP पे इन्फो का मेथड चलाऊंगा तो अब क्या हो गया, मेरे पास डिपार्टमेंट कम्प्लीटली फिल हो चुका है, सही है। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, यही तरीका एज के लिए और सैलरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी, लेट से EMP मेरे पास मौजूद है ना डेटा, मुझे ज़रा एक चीज़ बताएं, एक चीज़ ज़रा देखें यहाँ पे, मुझे लेट से 1 से लेके, या लेट से मुझे ये वाली रो निकालनी है, मुझे क्या करनी है, ये वाली रो निकालनी है, सही है। तो क्या होगा, डेटा फ्रेम से निकालना है, ठीक है। डेटा फ्रेम पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नॉर्मल इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यहाँ पे काम नहीं करेगी, नॉर्मल वाली इंडेक्सिंग स्लाइसिंग। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये 4 वाली रो को निकालना है, ठीक है, जिसके इंडेक्स में क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। तो क्या करना होगा उसके लिए, हम लिखते हैं यहाँ पे EMP डॉट लॉग, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, एक होता है iLog और एक होता है log। iLog क्या करता है, वो इंटीजर बेस लोकेशन पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करता है, वो इंटीजर बेस्ड लोकेशन पे। log क्या करता है, वो लेबल बेस्ड लोकेशन पे काम करता है। मैं बता दूँ क्या बोल रहा हूँ, मैंने सबसे पहले log लिखा और मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट बना दिए, ठीक है। मैंने इसको पहले अपना उस वेरिएबल का नाम बताया और मैंने उसको log का यूज़ किया, ब्रैकेट्स बना दिए। अब पहले क्या पास करूँगा, मैं इसको ये रो का इंडेक्स पास करूँगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, हाँ iLog लगेगा, कैसे, मसला असल में ये है कि हाँ देखें, अगर तो मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या कर रहा हूँ मैं, अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स के साथ निकालना चाह रहा हूँ तो फिर क्या होगा, आपका log ही चलेगा। ये देखें, मैं बताता हूँ क्या बोल रहे हैं। देखें, मैंने कहा ना कि 2 हैं, iLog होता है और क्या होता है, log होता है। लेट से मैं पहले iLog की बता देता हूँ, चले, मैंने लिखा EMP डॉट iLog और मैं बोलता हूँ 4, ठीक है। मैंने इसको क्या बोला था कि क्या करो, मेरे इस वेरिएबल में जाओ, वहाँ पे क्या करो मैं तुम्हें इंटीजर लोकेशन बता रहा हूँ, इंटीजर लोकेशन दी, मैंने इसको क्या बताया, सिर्फ 4 दे दिया, ठीक है। अच्छा, ये वही चीज़ है, समझिएगा बात को। ये अगर कॉलम कॉमा से पहले लिखा हुआ है तो क्या है, वो रो है, कॉमा के बाद होगा तो क्या होगा, कॉलम होगा। तो मैंने इसको कॉलम नहीं दिया, बस मैंने क्या बोला कि 4th रो का डेटा लेकर आ जाओ, ठीक है। अब क्या, ये गया और उस रो का डेटा ले आया, तो उसका सीरियल नंबर क्या है भाई, उस 4th रो का सीरियल नंबर क्या है, 5, और ये पूरी इस रो का डेटा ले आया। ऑफिस बॉय है, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, ठीक है। अच्छा, डेटा बहुत रैंडम सा लिखा हुआ है, ऑफिस बॉय और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कैसे हो सकता है, ऑफिस बॉय है, उस डिपार्टमेंट का ऑफिस बॉय, अच्छा उस सेंस में, हाँ सही है, ठीक है, उस डिपार्टमेंट का। वैसे ऐसा होता है क्या, नॉर्मली पूरी कंपनी में नहीं होते, चले खैर, अच्छा
सही। खैर ये देखिए क्या किया अभी उसने, ये रो निकाल के लिया है पूरी, सही है। लेकिन अगर मुझे ना कुछ स्पेसिफिक लेबल्स निकालने हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, लेट से मुझे निकालना है एज और सैलरी निकालनी है। क्या करना है मुझे, उसकी सिर्फ एज और सैलरी निकालनी है। तो अब एज और सैलरी, अब सोच के देखें यहाँ पे, जब मैं 4th रो पे काम कर रहा हूँगा और मुझे क्या करना है, इस रो से सिर्फ क्या निकालनी है, उसकी एज और सैलरी के 2 कॉलम्स निकाल रहे हैं। तो जब मैं उसको रो दूंगा, जब तो मैं उसको सही चीज़ बता रहा हूँ, मैं उसको क्या बता रहा हूँ, सही नंबर बता रहा हूँ, इंडेक्स बता रहा हूँ ना। लेकिन जब मैं उसको कॉलम बताऊँगा तो कॉलम में क्या करेगा, कॉलम में मेरे पास तो स्ट्रिंग मौजूद है ना भाई, कॉलम तो क्या है, स्ट्रिंग है। कॉलम में तो मैंने कोई इंडेक्सिंग नहीं करी है ना अभी, ठीक है, ना ही मैंने कोई इसको इंडेक्सिंग असाइन करी है और ना ही इंडेक्सिंग पे काम करेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था ना कि अगर हम इंडेक्सिंग को ABC असाइन कर देते थे तो फिर क्या होता था, हमारी वो ABC के हिसाब से इंडेक्सिंग हुआ करती थी, याद आ रहा है ना, फिक्स हो जाती है फिर वो। तो मुझे क्या करना है, मुझे अब एज और सैलरी पास करके डेटा को निकालना है। तो अब एक तो नंबर है, लेकिन दूसरा क्या है मेरे पास, लेबल्स हो गए ना वो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इस तरह के ब्रैकेट बनाऊंगा और क्या बोलूँगा इसको, क्या क्या है मेरे पास, एज और सैलरी। ठीक है, तो उसने क्या किया, मुझे सिर्फ उन 2 कॉलम्स का डेटा लाकर दे दिया। समझ रहे हैं बात को। तो आपका लॉग कब काम करता है, जब आपके पास लेबल आ जाए, ठीक है, लेबल्स का जिक्र आ जाए। तो जब कौन काम करेगा आपके पास, ये लॉग काम करेगा। और आई लॉग में क्या है, अगर आपके पास दोनों ही रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी इंडेक्सिंग असाइन हुई भी है, ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर कौन काम करेगा हमारा वहाँ पर, आई लॉग काम करेगा। ठीक है, तो लेट से अगर मैंने इसको बोला हुआ होता सीरियल को 0, एम्प्लॉय आईडी को 1, डेजिग्नेशन को 2 एंड सो ऑन, मैंने इन कॉलम्स के बजाय नंबर्स असाइन किए हुए होते, तो फिर मैं क्या कर सकता था, मैं वहाँ पे फिर आई लॉग का यूज़ करता। मैं क्या करता, लेट से मैं इसको बोलता कॉमा और मैं इस तरीके से नंबर पास करता और लिख देता लेट से 5,6 कि क्या करो, 4th रो को उठाओ और कॉलम कौन सा उठाओ, 5 और 6, ये इंडेक्सिंग एसएल वाली। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज़ ही नहीं की हुई, हमने इंडेक्सिंग की जगह लेबल्स असाइन किए हुए, तो इसलिए मेरा आई लॉग यहाँ पर काम नहीं करेगा, लॉग काम करेगा। तो बस माइंड में रखें, लॉग जो है वो लोकेशन बेस्ड काम करता है या लेबल बेस्ड काम करता है, सॉरी लेबल बेस्ड काम करेगा। अगर लेबल्स का जिक्र आ जाए तो फिर लॉग चलेगा, अदरवाइज कौन काम करेगा, अगर नंबर्स हैं इंडेक्स वाइज काम हो रहा है, रो भी और कॉलम भी, तो फिर आपका आई लॉग काम करेगा। ठीक है, चलें इसको यहीं रखते हैं, फर्दर से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।